दोस्तों 21 साल का शिवम काम के तलाश में घर से बाहर निकलता है, लेकिन वह घर वापस नहीं आता। फिर उसकी तलाश में उसके मम्मी पापा थाने जाते हैं और कहते हैं, साहब हमारा बेटा काम की तलाश में घर से निकला, लेकिन वह घर नहीं लौटा। कृपया करके उसे ढूंढ दीजिए। उसके साथ आगे क्या होता है, आइए पूरी कहानी विस्तार से जानते हैं। कहानी बहुत ही मार्मिक और दिलचस्प है। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के औरैया जिले का दिबियापुर थाने का एक गांव लगता है खजबैया। वहीं का रहने वाला 21 वर्षीय शिवम रोजगार की तलाश में घर से निकलता, लेकिन फिर वह कभी वापस नहीं लौटा। उसका मोबाइल भी बंद आ रहा था और महीनों तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। बेबस माता पिता थाने का चक्कर लगाते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला। यहां तक कि उन्हें खुद गुरुग्राम जाकर बेटे की तलाश करने की सलाह दे दी गई। गरीब माँ बाप अलग अलग थानों में बेटे की तस्वीर लेकर भटकते रहे, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। 22 जून 2026 को दोपहर में करीब 1 बजे मुजफ्फरनगर जिले के एक सुनसान इलाके में एक दुबला युवक अपनी पूरी ताकत लगाकर लगभग 8 फुट ऊंची दीवार फांदने की कोशिश कर रहा था। कई बार गिरा, कई बार संभला, लेकिन आखिरकार वह दीवार पार करने में सफल हो गया। दीवार के दूसरी तरफ पहुंचते ही वह बिना पीछे देखे दौड़ता रहा। उसके पैरों में चप्पल तक नहीं थी। नंगे पैर, कांटे चुभ रहे थे, तलवे छिल रहे थे, लेकिन उसे दर्द का एहसास भी नहीं हो रहा था। उसके मन में बस एक ही बात थी, किसी भी तरह अपनी जान बचानी है। करीब 5 किलोमीटर तक लगातार भागने के बाद उसे सामने पुलिस की एक गाड़ी दिखाई देती है। वह पूरी ताकत से गाड़ी की तरफ दौड़ा और सड़क के बीचों बीच खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, साहब मुझे बचा लीजिए, प्लीज मुझे बचा लीजिए। उसकी हालत देखकर पुलिसकर्मी तुरंत गाड़ी के नीचे उतरे। युवक बुरी तरह कांप रहा था, सांसें तेज चल रही थी, चेहरा डरा हुआ था और शरीर पर जगह जगह चोट के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। पुलिस ने पहले उसे पानी पिलाया और फिर शांत कराते हुए पूछा, क्या हुआ, कौन हो तुम, किससे डर रहे हो? कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला और कांपती आवाज में कहा, साहब मेरा नाम विक्रम सिंह है, मेरी उम्र 24 साल है, मैं राजस्थान के जोधपुर का रहने वाला हूँ। अगर आज आप मुझे नहीं बचाते तो शायद मैं जिंदा नहीं बचता। उसकी बात सुनते ही पुलिस को समझ आ गया कि मामला बेहद गंभीर है। बिना देर किए उसे मुजफ्फरनगर के तितावी थाने ले जाया गया। थाने पहुंचकर सबसे पहले उसे खाना खिलाया गया, क्योंकि उसकी हालत देखकर साफ लग रहा था कि वह कई दिनों से भरपेट भोजन नहीं कर पाया था। खाना खाने के बाद जब उसकी तबीयत थोड़ी संभली, तब पुलिस ने उससे पूरी घटना बताने को कहा। विक्रम ने सबसे पहले अपने घर का मोबाइल नंबर दिया और बोला, साहब पहले एक बार मेरे घर फोन करवा दीजिए, मेरे घर वाले मुझे मरा हुआ समझ रहे होंगे। पुलिस ने तुरंत उसके बताए नंबर पर फोन लगाया। दूसरी तरफ से उसके भाई ने कॉल उठाया। जैसे ही विक्रम की आवाज सुनाई दी, वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने सिर्फ इतना कहा, भैया मैं जिंदा हूं, लेकिन मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। इसके बाद उसने जो कहानी सुनानी शुरू की, उसने वहां मौजूद हर पुलिसकर्मी को स्तब्ध कर दिया। शायद आप भी इस कहानी को सुन रहे हैं तो आपकी आंखों में आंसू जरूर आ जाएगा। करीब 3 महीने पहले विक्रम रोजगार की तलाश में अपने घर राजस्थान से जोधपुर निकला था। काम की तलाश करते करते वह उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंच गया। उसे उम्मीद थी कि वह वहां कोई नौकरी मिल जाएगी और वह अपने परिवार की आर्थिक मदद कर सकेगा। लेकिन दोस्तों, उसे क्या पता था कि नौकरी के नाम पर उसका सामना ऐसी हैवानियत से होने वाला है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हरिद्वार पहुंचने के बाद विक्रम बस अड्डे के पास काम की तलाश में खड़ा था, तभी वहां एक व्यक्ति नजर आया। वह मुस्कुराते हुए उसके पास आया और बड़े अपनापन से बोला, काम की तलाश में हो क्या? विक्रम ने बिना किसी झिझक से कहा, हाँ साहब, काम की तलाश में ही आया हूँ। उस व्यक्ति ने तुरंत लालच भरा प्रस्ताव रखा, अगर हमारे साथ चलो तो महीने के 12,000 मिलेंगे, रहने की व्यवस्था हमारी होगी, 3 वक्त का खाना मिलेगा, सुबह नाश्ता भी मिलेगा, बस ईमानदारी से काम करना होगा। इतनी अच्छी नौकरी की बात सुनकर विक्रम खुश तो हो गया। उसने सोचा कि रहने और खाने का खर्चा भी नहीं होगा, इसलिए पूरी तनख्वाह घर भेज सकेंगे। उसने उत्सुकता से पूछा, साहब काम क्या करना होगा? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, एक फैक्ट्री है, वहाँ दोने पत्तल और डिस्पोजल बनाने का काम होता है। कोई मुश्किल काम नहीं है। गरीब परिवार से आने वाला विक्रम बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ चल पड़ता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस गाड़ी में वह बैठ रहा है, वही गाड़ी उसे सीधे एक ऐसी कैद में ले जा रही है जहां से जिंदा लौटना लगभग नामुमकिन था। कुछ देर बाद गाड़ी एक ऊंची दीवारों से घिरे परिसर के सामने रुकी।
बाहर से देखने पर वह एक सामान्य फैक्ट्री लग रहा था। अंदर मशीनें चल रही थी और कई मजदूर काम करते दिखाई दे रहे थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन जैसे ही विक्रम अंदर पहुंचा, उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। सबसे पहले उसका मोबाइल फोन छीन लिया गया, फिर उसका आधार कार्ड और बाकी सभी जरूरी दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए गए। उसे साफ शब्दों में कहा गया कि अब यहां से बिना इजाजत कोई बाहर नहीं जा सकता। इसके बाद उसे काफी मजदूरों के पास ले जाया गया। उन मजदूरों के शरीर पर पुराने और ताजा घावों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। किसी के सिर पर चोट थी, किसी के हाथ पर, तो किसी की पीठ पूरी तरह जख्मों से भरी हुई थी। फिर फैक्ट्री मालिक के लोगों ने विक्रम को धमकी देते हुए कहा, अगर यहां से भागने की कोशिश की, शोर मचाया या किसी मजदूर से ज्यादा बात की तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। उन्होंने बाहर बंधे दो खतरनाक पिटबुल कुत्ते भी दिखाए और कहा, भागने की कोशिश अगर की तो ये कुत्ते तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यह सुनते ही विक्रम के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे समझ आ चुका था कि वह नौकरी करने नहीं बल्कि एक ऐसी कैद में फंस चुका है जहां इंसान को मजदूर नहीं गुलाम बनाकर रखा जाता है। उस दिन से उसकी असली यातना शुरू हो गई। उस फैक्ट्री में एक ही नियम था, जब तक बिजली रहेगी मशीनें चलेंगी और मजदूर लगातार काम करते रहेंगे। थकान, बीमारी या दर्द का वहां कोई मतलब नहीं था। अगर कोई कुछ देर के लिए भी बैठ जाता है तो उसकी बेरहमी से पिटाई की जाती है। विक्रम ने देखा कि यहाँ मौजूद हर मजदूर डरा हुआ था। कोई किसी से खुलकर बात नहीं करता था। सबकी आंखों में एक ही डर दिखाई देता था। बाद में उसे पता चला कि मजदूरों को आपस में बातचीत करने तक की इजाजत नहीं थी। अगर कोई दो लोग आपस में बात करते पकड़ लिए जाते तो दोनों को सजा दी जाती थी। मारपीट के लिए फैक्ट्री में अलग अलग तरीके अपनाए जाते थे। कभी फैन बेल्ट से मारा जाता था, तो कभी डंडों से। कई बार एक नुकीले लोहे के औजार से शरीर में वार किया जाता था, जिससे असहनीय दर्द होता था। भूख लगने पर भी उन्हें इंसानों जैसा खाना नहीं, खाने के नाम पर गेहूं के चोकर की मोटी रोटी दी जाती थी, जिसमें जानबूझकर लाल मिर्च मिला दी जाती थी ताकि उसे खाना भी एक सजा जैसा ही लगे। कई बार पूरा दिन इसी रोटी के सहारे निकालना पड़ता था। धीरे धीरे विक्रम का शरीर जवाब देने लगा। उसका वजन लगातार कम होता जा रहा था, लेकिन काम का बोझ कम नहीं हुआ। हर दिन उसके मन में एक ही ख्याल आता, किसी तरह यहाँ से भागना है। एक दिन विक्रम ने देखा कि एक मजदूर ने काम करने से मना करने की कोशिश की। तुरंत बाकी मजदूरों से उसके हाथ पैर पकड़वा लिए गए। फिर सबके सामने उसकी इतनी बेरहमी से पिटाई की गई, उसे देखकर बाकी मजदूरों की रूह कांप उठी। उस दिन विक्रम समझ गया कि यहाँ विरोध करने का मतलब सिर्फ एक ही है, और वो है यातना, और ज्यादा यातना। इसी तरह दिन बीतते गए। हर सुबह वही मार, वही भूख, वही डर और वही उम्मीद कि शायद आज कोई रास्ता मिल जाए। फिर एक दिन किस्मत ने उसका साथ दिया। फैक्ट्री में किसी काम के दौरान निगरानी करने वाले लोगों का ध्यान कुछ देर के लिए दूसरी तरफ चला गया। विक्रम ने बिना एक पल गंवाए दीवार की तरफ दौड़ लगा दी। कई बार फिसला, कई बार नीचे गिरा, लेकिन आखिरकार करीब 8 फुट ऊंची दीवार पार करने में सफल हो गया। मरता क्या न करता। दीवार के दूसरी तरफ पहुंचते ही उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे सिर्फ इतना पता था कि अगर आज रुक गया तो शायद सांस हमारी रुक जाएगी। यही वह भागने की कोशिश थी जिसने न सिर्फ विक्रम की जान बचाई, बल्कि उस फैक्ट्री में कैद शिवम समेत 12 मजदूरों की जिंदगी भी बदलने वाली थी। दीवार फांद कर भागने के बाद जब विक्रम पुलिस तक पहुंचा और उसने अपनी पूरी आप बीती सुनाई, तो शुरुआत में पुलिस को भी यकीन नहीं हुआ कि किसी फैक्ट्री के अंदर इस तरह लोगों को बंधक बनाकर रखा जा सकता था। लेकिन विक्रम के शरीर पर पड़े गहरे जख्म, उसकी कमजोर हालत और आंखों में साफ दिखाई दे रहा डर इस बात की गवाही दे रहा था कि वह झूठ नहीं बोल रहा है। पुलिस ने उससे पूछा, वह फैक्ट्री आखिर है कहाँ, हमें वहां ले चलो। विक्रम ने मायूस होकर कहा, साहब मैं बाहर का रहने वाला हूं, मुझे गांव का नाम नहीं पता। मुझे तो गाड़ी में बैठा कर लाया गया था, रास्ता भी याद नहीं है। बस इतना पता है कि वहां दोना पत्तल बनाने की फैक्ट्री है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि आखिर उस फैक्ट्री तक पहुंचा कैसे जाए। तितावी थाना पुलिस ने तुरंत एक टीम बनाई। आसपास करीब 5 किलोमीटर के दायरे में जितने भी गांव थे, वहां पुलिस पहुंचने लगी। हर गांव में सिर्फ एक ही सवाल पूछा जा रहा था, यहाँ दोने पत्तल का डिस्पोजल बनाने का कोई फैक्ट्री है क्या। कई गांव में पूछताछ के बाद पुलिस को एक अहम जानकारी मिली। पता चला कि मांडी गांव में एक बड़ी फैक्ट्री है जहां डिस्पोजल बनाने का काम होता है। अब पुलिस कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। एक पुलिसकर्मी को साधारण मजदूर के कपड़ों में
फैक्ट्री भेजा गया, उसे हिदायत दी गई कि अगर अंदर सब कुछ सामान लगे तो वापस आ जाना, लेकिन अगर विक्रम की बात सच निकले तो किसी तरह इशारा कर देना। वह पुलिसकर्मी काम मांगने के बहाने फैक्ट्री के अंदर जाता है दोस्तों, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां कई मजदूर बदहाल हालत में मशीनों पर काम कर रहे थे। उनके चेहरे डरे हुए थे और शरीर पर चोटों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। पुलिस ने तुरंत बाहर खड़ी टीम को तयशुदा इशारा किया। इशारा मिलते ही पुलिस की पूरी टीम फैक्ट्री के अंदर घुस गई। अचानक पुलिस को सामने देखकर फैक्ट्री में अफरा-तफरी मच गई। कुछ लोग भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने पूरे परिसर को घेर रखा था, इसलिए कोई भागने में सफल नहीं हो सका। जब एक-एक कमरे की तलाशी ली गई, तो वहां से कुल 12 मजदूर बरामद हुए। उनकी हालत देखकर खुद पुलिसकर्मी भी स्तब्ध रह गए। किसी का शरीर सिर्फ हड्डियों का ढांचा बन चुका था, किसी के शरीर पर पुराने और नए घावों की भरमार थी, तो कोई इतना कमजोर हो चुका था कि ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। पुलिस ने बिना देर किए सभी मजदूरों को फैक्ट्री से बाहर निकाला। जब वे खुले आसमान के नीचे आए, तो कई मजदूरों की आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। शायद महीनों बाद उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे फिर से आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। लेकिन आजादी मिलने के बाद भी उनकी हालत इतनी खराब थी कि कई लोग ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। कुछ को सहारा देकर बाहर लाना पड़ा। थाने पहुंचने के बाद सबसे पहले सभी मजदूरों के लिए खाने और कपड़ों की व्यवस्था की गई। जब उनके सामने खाना रखा गया, तो कुछ मजदूर उसे देखकर ही रो पड़े। वे ऐसे टूट पड़े जैसे कई दिनों से नहीं, बल्कि कई महीनों से भरपेट भोजन न मिला हो। इसी दौरान पुलिस ने एक-एक मजदूर से उसका नाम, पता और पूरी कहानी पूछनी शुरू की। तब पता चला कि वहाँ कैद लोग अलग-अलग राज्यों से आए थे। कोई उत्तर प्रदेश से था, कोई बिहार से, कोई राजस्थान, कोई उत्तराखंड, कोई छत्तीसगढ़, तो कोई हरियाणा का रहने वाला था। इन्हीं मजदूरों में एक था शिवम, निवासी खजबैया गांव, थाना दिबियापुर, जिला औरैया। जब पुलिस ने उसके परिवार को सूचना दी कि उनका बेटा मिल गया है, तो पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वे मुजफ्फरनगर पहुंचे और अपने बेटे को देखा, उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। जिस बेटे का वजन घर से निकलते वक्त करीब 65 किलो था, अब वह सिर्फ 31 किलो का रह गया था। माँ दौड़कर उससे लिपट गई और रोते हुए बार-बार यही पूछती रही, बेटा, तेरे साथ ऐसा किसने किया? लेकिन शिवम के पास जवाब देने की भी ताकत नहीं बची थी। उसके शरीर पर जगह-जगह गहरे जख्म थे, बैठने तक में उसे दर्द हो रहा था। उसके शरीर का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा रहा हो, जहाँ चोट न लगी हो। इसके बाद पुलिस ने बाकी मजदूरों की कहानी भी सुनाई। हर कहानी अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। किसी ने बताया कि भागने की कोशिश करने पर उस पर पिटबुल कुत्ते छोड़ दिए गए थे। किसी ने बताया कि विरोध करने पर उसके कान फाड़ दिए गए। तो किसी ने कहा कि मशीनों की तेज आवाज और ऊंची आवाज में बजते डीजे के कारण उनकी चीखें फैक्ट्री की चारदीवारी से बाहर कभी नहीं पहुंची। सबकी बातें सुनने के बाद पुलिस को साफ हो गया कि यह कोई साधारण फैक्ट्री नहीं, बल्कि बंधुआ मजदूरी और अमानवीय अत्याचार का अड्डा था। इसके बाद श्रम विभाग की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई। लेकिन असली दर्द उस मजदूरों की आंखों में था, जिन्होंने महीनों और कुछ ने तो वर्षों तक इस नरक को हर दिन जिया था। जांच आगे बढ़ी तो एक मजदूर की कहानी सामने आने लगी। हर कहानी पिछली कहानी से ज्यादा दर्दनाक थी। सबसे पहले पुलिस ने जगदीश से बात की, जो उत्तर प्रदेश के सीतापुर का रहने वाला था। जगदीश ने बताया कि इस बार उसने वहां से भागने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही वह दीवार की तरफ बढ़ा, फैक्ट्री में छोड़े गए पिटबुल कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। कुत्तों ने उसके शरीर के कई हिस्सों को बुरी तरह से नोच डाला था। किसी तरह उसे वापस अंदर लाया गया, लेकिन इसके बाद उसकी और भी बेरहमी से पिटाई की गई। जगदीश ने बताया कि जब वह घर से निकला था, तब उसका वजन करीब 60 किलो था, लेकिन फैक्ट्री से निकलते समय वह सिर्फ 26 किलो का रह गया था। उसने कांपती आवाज में कहा, साहब, यहाँ अगर कोई बीमार पड़ जाता था तो उसका इलाज नहीं होता था, उल्टा उसे और मारा जाता था। एक दिन मुझे इतना पीटा गया कि मेरा कान तक कट गया। यह सुनकर वहां मौजूद पुलिसकर्मी भी कुछ पल के लिए खामोश हो गए। पुलिस ने उससे पूछा, जब तुम्हें इतना मारा जाता था, तब तुम चिल्लाते नहीं थे? जगदीश ने जवाब दिया, चिल्लाते थे साहब, बहुत चिल्लाते थे, लेकिन मशीनें इतनी तेज चलती थी और साथ में डीजे इतनी ऊंची आवाज में बजा दिया जाता था कि हमारी चीखें बाहर तक न पहुंच सके। इसके बाद पुलिस ने सोनू चौहान से बात की, जो आगरा का रहने वाला था। जब उसने कहा कि अपने घर का नंबर बताओ ताकि परिवार वालों को बुलाया जा सके, तो वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, साहब, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ मेरी माँ थी। अब वह जिंदा है भी या नहीं, मुझे नहीं पता। कई महीने हो गए घर छोड़े हुए। मुझे तो बस इतना याद है कि रेलवे स्टेशन पर एक आदमी मिला था,
जिसने नौकरी का लालच दिया और यहाँ ले आया। सोनू ने जब अपनी शर्ट उतार कर दिखाई तो उसके पूरे शरीर पर चोटों के निशान थे। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर का कोई हिस्सा मार से बचा ही न हो। फिर पुलिस की नज़र 16 वर्षीय साहिल पर पड़ी। साहिल इतना डरा हुआ था कि ठीक से अपना पता भी नहीं बता पा रहा था। उसे सिर्फ इतना याद था कि उसके पिता का नाम असलम है और उसके गांव का नाम हलालपुर है। बार-बार सिर पर की गई मारपीट ने उसकी याददाश्त पर भी असर डाल दिया था। वह कई सवालों के उल्टे-सीधे जवाब दे रहा था। उसकी हालत देखकर पुलिस को समझ आ गया कि यह सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी बुरी तरह से टूट चुका है। इन्हीं मजदूरों में कुछ ऐसे भी मजदूर थे जो इतने लंबे समय से कैद थे कि उन्हें यह तक याद नहीं था कि आखिरी बार उन्होंने सामान्य खाना कब खाया था। पुलिस ने इस मामले में श्रम विभाग की तहरीर पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और मुख्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। जांच के दौरान जिन नामों की सबसे अधिक चर्चा हुई, उनमें अंकित बालियान और शिवा त्यागी प्रमुख बताए गए। पुलिस ने आरोपियों की भूमिका की जांच शुरू कर दी। दूसरी ओर प्रशासन ने सभी मुक्त कराए गए मजदूरों के इलाज, भोजन और उनके परिवारों तक सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था की। कई परिवार महीनों बाद अपने बेटों से मिल सके। वह मिलन जितना भावुक था उतना ही दर्दनाक भी, क्योंकि जिन बच्चों को उन्होंने स्वस्थ हालत में विदा किया था वे बेहद कमजोर और जख्मों से भरे हुए लौटे। यह पूरी घटना केवल एक आपराधिक मामला नहीं है, बल्कि यह याद दिलाती है कि मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी आज भी समाज के लिए गंभीर चुनौती है। नौकरी का लालच देकर लोगों को फंसाना, उन्हें परिवार से काट देना और अमानवीय परिस्थितियों में काम कराना एक जघन्य अपराध है। इस कहानी का उद्देश्य केवल एक घटना सुनाना नहीं, बल्कि लोगों को सतर्क करना है। यदि कोई अनजान व्यक्ति नौकरी का लालच देकर बिना स्पष्ट जानकारी के कहीं ले जाने की बात करे, तो पूरी जांच पड़ताल करें, अपने परिवार को जानकारी दें और आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय पुलिस या संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें। इंसानियत तभी सुरक्षित रह सकती है जब ऐसे अपराधों के खिलाफ समाज, प्रशासन और कानून मिलकर मजबूती से खड़े रहें।